आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेटिक एवेलुएशन हिस्ट्री क्लास 8 का। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम लिख चुके हैं बच्चे। अब उसका मैं सॉल्व क्वेश्चन जो है यहाँ पर दी हूँ। यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चे इसको देख लें और सही या गलत उसको अपना खुद निर्णय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब जानते हैं, वैसे हम लोग मुगल शासक थे। ठीक है ना। 1707 में उसकी मृत्यु हुई। दूसरा क्वेश्चन था पारसिक आक्रमणकारी कौन थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब बहुत सारा है, लेकिन उसमें से होगा नादिर शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता को हासिल कर सिराजुद्दौला ने उसका नाम क्या नाम दिया था? अलीनगर दिया था। ठीक है। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है प्लासी युद्ध के दौरान जो है, उसके जस्ट पहले जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध चल रहा था, और उसमें सिराजुद्दौला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे इलाकों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसी दौरान अलीनगर को, जब कलकत्ता को हासिल किया, तो उसका नाम अलीनगर रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीठ के भारत शासन कानून कब पास हुआ। वो है 1784 ईस्वी में। एक्चुअली 1784 ईस्वी में लागू हुआ पीठ का कानून, शासन कानून। ठीक है ना। वो क्यों हुआ? वो था आपका 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कानून यहाँ लागू किया गया था, उस एक्ट के सुधार करने के लिए बनाया गया था पीठ शासन कानून। ठीक है ना। तो 73 के बाद 74, मैंने 74, 75, 84 को जो है पीठ शासन कानून पारित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने सिविल सर्विस व्यवस्था चालू किया था। ठीक है, किसने सिविल सर्विस व्यवस्था चालू किया? वो होगा 1793 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। तो उसको हम जान लेते हैं कि ये सिविल सर्विस है क्या। ये सिविल सर्विस जो है एक प्रशासनिक क्षेत्र का ये सर्विस है। यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली ये सिविल सर्विस परीक्षा है, और उसी के माध्यम से जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये प्रशासनिक क्षेत्र में काम करना होता है। ठीक है। आईएएस में जो है पुलिस सेवा में, आईपीएस जो होता है वो राजस्व सेवा में, और आईएफएस जो है वो विदेश सेवा। तो इन क्षेत्रों में काम करना पड़ता है सिविल सर्विस के तहत, यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है ना। और सिविल सेवक जो है, सेवा जो है, ये देश प्रशासन का संचालन करते हैं, नीतियों को बनाते हैं और नीतियों को देश में संचालन भी करते हैं। तो वो है सिविल सर्विस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है मिलान करो। मिलान मीन्स ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, यानी बायां दायां जो रहता है इस तरह लिखा हुआ, उसको जो है किसके साथ मैच करता है। ठीक है ना। उसको मिलाना होता है, मैच करना होता है। जैसे वेलेजली किससे मैच करता है? वेलेजली जो है अधीनता मूलक मित्रता की नीति शुरू किया था। ठीक है ना। डलहौजी जो है स्वतः विलोप नीति। ठीक है। कार्नवालिस जो है चिरस्थाई या परमानेंट सेटलमेंट, चिरस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। ठीक है। और एलिमा इम्फे जो है, एलिजा इम्फे जो है सुप्रीम कोर्ट, इससे मैच करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में सही गलत निशान लगाना है ना, सही या गलत का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन था स्कॉटिश मिशनरी सोसाइटी के सदस्य अलेक्जेंडर थे, गलत होगा। दूसरा है बक्सर युद्ध को मीर कासिम ने जय किया यानी सफल हुआ, ये गलत होगा। ठीक है। बक्सर युद्ध में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जय हुआ था, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
3 या 4 वाक्यों में उत्तर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन था अंधकूप हत्या से क्या समझते हैं। अंधकूप हत्या, अंधकूप हत्या की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 184 अंग्रेज बंदियों, जिसमें स्त्रियां भी थे, बच्चे भी थे, सम्मिलित थे, को जो है इन लोगों को 144 लोगों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े अंधेरे कमरे में एक रूम में बंद कर दिया था। ठीक है, और 20 जून 1756 ईस्वी की रात बंद करने के बाद जब 23 जून प्रातः कोठरी को खोला गया, उस रूम को खोला गया, तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए, बाकी लोग मारे पाए गए। मतलब इतना कंजेस्टेड छोटा सा रूम, हाँ 18 फुट कितना हो सकता है, हाँ, और उसमें 144 लोग कैद किए गए थे, जिसमें कि 23 लोग ही जीवित बचे, बाकी मारे गए, और इसे ही अंधकूप हत्या या कालकोठरी की सजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकाले मिंट क्या है। मैकाले मिंट एक ऐसा दस्तावेज है जिसे लॉर्ड मैकाले ने 1835 में लिखा है, और इस दस्तावेज, इस कानून को भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाला माना जाता है। ठीक है ना, हमारे भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए यह मैकाले मिंट दस्तावेज लिखा गया था, कहा जाता है। मैकाले का उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाना, हाँ, भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम भर्सन बनाना था, और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना जो कि ब्रिटिश प्रशासन में सहायता कर सके। ब्रिटिश प्रशासन में काम करने के लिए अंग्रेजी बोलने लिखने वाले या अंग्रेजी जानने वाले लोग चाहिए था, तो भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिला करके ब्रिटिश प्रशासन में काम करवाना था। ठीक है ना, और मैकाले मिंट के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणालियों को कम महत्व दिया गया। ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया मैकाले मिंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने और कब बंगाल के नदी पथ का माप कराया। नदी पथ 1764 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अंडर जेम्स रेनेल ने बंगाल के नदी पथ का माप कराया, जिससे बंगाल में ब्रिटिश शासन के व्यापारिक केंद्रों तक, हाँ, ब्रिटिश शासन के जो व्यापारिक केंद्र पूरे भारत के जगह जगह क्षेत्रों में केंद्र बना हुआ था, वहाँ तक जो है माल का परिवहन किया जा सके, वहाँ तक माल सप्लाई किया जा सके, और जल मार्गों का उपयोग कर व्यापार करना क्या हो गया, आसान हो गया। अगला क्वेश्चन है किसने और कब ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान जारी किया। आंसर है मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने और अपने क्षेत्र में रहने का अधिकार देने वाला एक फरमान जारी किया था, और जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर मुक्त यानी टैक्स बिना दिए, कर मुक्त मीन्स टैक्स दिए बिना व्यापार करने की अनुमति देता था वो फरमान। ठीक है ना, वो अधिकार, और जिसके लिए उन्हें प्रतिवर्ष केवल 3000 रुपये का भुगतान करना होता था। केवल 3000 देने से वे लोग जो हैं इस तरह का बिना टैक्स का व्यापार हमारे भारत देश से कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, वो अधिकार किसने दिया था, फर्रुखसियर ने, और इस फरमान ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में अपने व्यापारिक प्रभाव को मजबूत करने में मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। संक्षिप्त है लेकिन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देना होगा। क्वेश्चन था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विरोध का क्या कारण था। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या दूसरे तरीके से प्लासी युद्ध का क्या कारण था, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विरोध का निम्नलिखित कारण थे। पहला है
फरमान रूपी विशेष अधिकारों का दुरुपयोग। फरमान रूपी विशेष अधिकार जो था, जैसे हम लोग ऊपर में इसके बारे चर्चा कर चुके हैं कि फरमान जो है फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बिना टैक्स दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन वे लोग इस अधिकार दुरुपयोग कैसे कर रहे थे? इस अधिकार का दुरुपयोग वे लोग कर रहे थे कैसे? वे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं ये अधिकार को, ये फरमान रूपी अधिकार को वे दूसरे देश के व्यापारियों को भी बेच दे रहे थे, दे रहे थे, जिससे दूसरे देश के व्यापारी भी हमारे भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। और जिससे हमारे भारतीयों के लिए जो है, हमारे भारतीय सरकार के लिए लॉस हो रहा था। अंग्रेज़ों को दिया गया था वो सही है, लेकिन अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो दूसरे देश के व्यापारियों को ये अधिकार नहीं देना था, लेकिन वे जो है चुपचाप से ये अधिकार को, ये फरमान रूपी अधिकार को दूसरे देश के व्यापारियों के लिए भी दे रहे थे, बेच रहे थे। तो इससे हमारे भारत देश की सरकार का लॉस था। और उस समय सरकार था बंगाल का सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये चालाकी, फरमान का दुरुपयोग वाला चालाकी उसको पसंद नहीं था, और इसी कारण जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विरोध या प्लासी युद्ध होना संभव हो गया। ठीक है ना। अगला कारण था किलाबंदी। किलाबंदी क्या है? किलाबंदी मीन्स होता है जैसे पहले ज़माने में राजा रजवाड़ों का शासनकाल में जो है वे अपने राजमहल या अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए वे लोग ऊंचे ऊंचे वाल से घेरा लगाते थे, जिसको बोलते हैं किला, या फिर उसको बोलते हैं इंग्लिश में फोर्ट, या फिर उसको बोलते हैं दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मना किया गया था कि कोई किसी तरह का दुर्ग या किला ना बनाए हमारे भारत में, हमारे बंगाल में। ठीक है। क्योंकि उस समय 1756 ईस्वी में यूरोपीय कंट्री में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था जिसमें कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में चल रहा था। तो उसी का असर हमारे बंगाल में भी पड़ रहा था। तो सिराजुद्दौला ने जो है मना किया था कि अपनी सुरक्षा के लिए न फ्रांसीसी न अंग्रेज किसी तरह का कोई किलाबंदी या कोई दुर्ग या कोई फोर्ट ना बनाए। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज जो है अपने व्यापारिक कोठियों का किलाबंदी करते रहे, जिसको कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। फ्रांसीसी जब मान सकते थे तो अंग्रेज़ों को भी मानना जरूरी था। तो यही कारण है किलाबंदी वाला कारण, जिसके वजह से सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है दुश्मनी मोल लेता है। ठीक है। अगला कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी धन के दुरुपयोग के दोषी पाए गए अधिकारियों को शरण दी थी, जिससे कि नवाब सिराजुद्दौला को नुकसान हुआ। कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सिराजुद्दौला के दुश्मनों को शरण दे के छुपा करके रखा था, जो कि सरकारी धन का दुरुपयोग किए थे। वैसे लोगों को, वैसे दोषी लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जो है अपने पास शरण दे के रखा था, छुपा करके रखा था, जिसको सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उन दुश्मनों को, वे दोषीदारों को हैंड ओवर करने के लिए कहता है सिराजुद्दौला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती है। तो यही गुस्सा से सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दुश्मनी, दरार बढ़ता गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, जिससे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ। उसी तरह से अगला कारण है सिराजुद्दौला के राज्य अभिषेक का ईस्ट इंडिया द्वारा उपेक्षा करना। यानी कि सिराजुद्दौला का राजगद्दी का जो समारोह था, राज्याभिषेक का समारोह था, तो उस समय सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को भी आमंत्रित किया था राज्याभिषेक में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक में उपस्थित नहीं हुए। तो इसको भी सिराजुद्दौला अपना अपमान समझता है। तो ये सारे कारण जो थे
प्लासी युद्ध का कारण बनता है। ठीक है ना, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का विरोध का कारण बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं। द्वैध मीन्स होता है दोहरा, दो, द्वैध का अर्थ होता है दो या दोहरा, है ना। तो दोहरा शासन व्यवस्था क्या है, देखते हैं। द्वैध शासन या दोहरा शासन व्यवस्था को 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था, और 1772 ईस्वी में इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, हेस्टिंग्स ने इसको क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, इस दोहरा शासन व्यवस्था के अनुसार बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब दोनों शासन करते थे। कहाँ पर, बंगाल में। ठीक है ना, एक देश में दो तरह के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब दोनों शासन करते थे। इस प्रणाली या व्यवस्था में राजस्व संग्रह करना, जिसको दीवानी कहते हैं, कंपनी को अधिकार दिया गया था। तो राजस्व संग्रह करना किसको दिया गया था काम, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जबकि नवाब जो है, बंगाल का नवाब था, प्रशासन यानी निजामत के लिए जिम्मेदार थे। यानी कि सारा बंगाल का प्रशासन का देखभाल किसको करना था, नवाब को करना था, बंगाल के नवाब को, राजा को। तो बिना राजस्व के, बिना टैक्स के, बिना पैसा के बंगाल का नवाब प्रशासन सही ढंग से नहीं कर पाता था। ठीक है ना, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब दोनों के बीच अधिकार और जिम्मेदारी का विभाजन किया गया। इस तरह द्वैध शासन के द्वारा कंपनी को बंगाल में वित्तीय शक्ति और राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में मदद मिली, और बंगाल में अस्थिरता, अराजकता फैलने से लगातार संघर्ष और विवाद झगड़ा होने लगे। परिणाम स्वरूप 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इस दोहरा शासन प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के सुधारों का वर्णन करो। ये गवर्नर है विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने भारत में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें है सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण मीन्स क्या है, जब माँ के गर्भ में कोई लड़की बच्ची होती थी तो उसी समय दवाई खा के उसकी हत्या कर देना, कन्या भ्रूण। ठीक है ना, और मानव बलि पर रोक लगाया। मानव बलि मीन्स आदमी का बलि दिया जाता था पहले ज़माने में, तो उसको भी विलियम बेंटिक रोक लगा। ठगी का दमन, ठगी, चोर डाकू जो होते थे ना, तो उसका भी दमन किया। शैक्षणिक सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और न्यायिक सुधार प्रमुख हैं। देखते हैं एक एक करके। सती प्रथा उन्मूलन, राजा राम मोहन रॉय लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1828 में सती प्रथा को कानूनन रूप से समाप्त किया गया। ठीक है ना, उसी तरह ठगों का दमन, एक संगठित अपराध जो यात्रियों को लूटता था, उनको भी समाप्त करने के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीमन के साथ काम किया, ठगियों को पकड़ने के लिए। तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर रोक लगाया गया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, जैसे कि बेंटिक ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अगला है वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए, सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाए गए। अगला है न्यायिक सुधार, न्याय के क्षेत्र में सुधार किया। बेंटिक ने इलाहाबाद में दूसरी सदर अदालत की स्थापना की और आपराधिक कानून में सर्किट कोर्ट को हटाकर जो है कमिश्नर नियुक्त किए। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है तरह तरह के सुधार किए थे।